चलिए सभी बच्चों तैयार हो जाइए। आज हम लोग प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आशा करते हैं कि अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। जिस तरह से पोएट्री सेक्शन आप लोग को पढ़ाया गया ठीक उसी तरह से प्रोज सेक्शन भी आपको पढ़ाया जाएगा और प्रत्येक चैप्टर जिस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा था और राइटर के बारे में, पोएम के बारे में बताया जा रहा था, ठीक उसी तरह से बताया जाएगा। ठीक है, सब लोग रेडी है ना पढ़ने के लिए? बहुत अच्छा। चलिए पहला चैप्टर है प्रोज सेक्शन का जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हिंदी क्या होगा आप लोग जानते हैं? क्या होगा इसका हिंदी? भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसको कौन लिखे थे? ये भी आपको मालूम है, महात्मा गांधी। कौन लिखे थे? चलिए महात्मा गांधी से संबंधित और भी कुछ बात इसमें शामिल है जिसको हम जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी 1869 एंड 1948। ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था? अगर देखा जाए तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया। जैसे कि ये तो महात्मा गांधी नाम था ही, लेकिन अगर पूरा नाम पूछा जाए तो क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था पूरा? मोहनदास करमचंद गांधी। और एक और ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया कि इनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1948। जन्म कब हुआ? 1869 में और मृत्यु कब हुआ? 1948। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि पॉपुलरली नोन एज बापू। ध्यान समझिएगा, पॉपुलरली के मतलब होता है लोकप्रियता से। पॉपुलरली के मतलब लोकप्रियता। मतलब बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी लोकप्रियता से जाने जाते थे। नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। क्या चीज के नाम से जाने जाते थे? बापू और द फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन का मतलब होता है राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को लोकप्रियता से राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता। तो चलिए एक और आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। इनको ये लोकप्रियता से ही जाने जाते थे। क्या चीज? बापू और द फादर ऑफ द। हाँ, ये सब ऑब्जेक्टिव आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा और इसको याद भी कर लेना। कह रहा है कि ही सक्सेसफुली यूज्ड। ध्यान समझिएगा, सक्सेसफुली सक्सेस से बना। सक्सेस मतलब होता है ऐसे, सक्सेस मतलब होता है सफलता, लेकिन सक्सीड मतलब होता है सफल होना और सक्सेसफुली के मतलब होता है सफलता पूर्वक। महात्मा गांधी जो थे, बताया जा रहा है कि ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इन्होंने सफलता पूर्वक यूज किया क्या चीज को? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को। महात्मा गांधी हमेशा विश्वास करते थे क्या चीज में? सत्य और अहिंसा में। आप बताइए, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के मतलब ये हुआ कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना और हिंसा में विश्वास न करना, अहिंसा में विश्वास करना। अब हिंसा व हिंसा होता क्या है? तो हिंसा के मतलब होता है कि जो लड़ाई झगड़ा ये सब होते रहता है। महात्मा गांधी जो थे, इनको ऐसा मानना था कि हम कोई भी आंदोलन करेंगे तो ऐसा नहीं कि गोली बंदूक और जो है ना मतलब ये सब का सहारा लेंगे, बारूद वगैरह का सहारा लेंगे। इस सब महात्मा गांधी विश्वास नहीं करते थे। महात्मा गांधी विश्वास करते थे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस में, सत्य के राह पर चलना है और अहिंसा। हिंसा इनको पसंद नहीं था। तो वही कहा जा रहा है कि इन्होंने सफलता पूर्वक यूज किए ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश।
अंग्रेजों के खिलाफ चीफ विपन्स के रूप में, चीफ मतलब होता है मुख्य और विपन्स मतलब हथियार, मुख्य हथियार के रूप में इन्होंने गोली बंदूक और बारूद नहीं उठाया। क्या अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ रहे थे तो क्या चीज का सहारा लिया? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का सहारा लिया, सत्य और अहिंसा का सहारा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ यही सत्य और अहिंसा को इन्होंने हथियार के रूप में यूज किया और अंग्रेजों से इन्होंने लड़ा। आगे देखो बाबू, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस चीफ विपोज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को इन्होंने हेल्प किया मतलब मदद किया गेन करने में, गेन मतलब होता है प्राप्त करना और इंडिपेंडेंस मतलब वही स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद किए। कौन? महात्मा। क्या चीज को यूज किए? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्या चीज के रूप में इसको यूज किए? क्या चीज के रूप में? तो विपन्स के रूप में, चीफ विपन्स, विपन्स माने हथियार होता है, मुख्य हथियार के रूप में इन्होंने यूज किया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को। इन्होंने गोली बंदूक और बारूद का सहारा नहीं लिया। यही इनके लिए जो था वो सर्वोपरि था कि मतलब ही ट्रूथ और नॉन वायलेंस के में ही विश्वास करें और इन्हीं के आधार पर वो लड़े। आगे देखो अब कह रहा है कि फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक महात्मा गांधी 1915 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, पूरी तरह से छाए रहे। क्या चीज में? पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में। इंडियन मतलब भारतीय और पॉलिटिक्स मतलब पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि कब से कब तक जो थे ना ये छाए रहे पॉलिटिक्स में, कब से कब तक रहे बाबू? तो पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे पॉलिटिक्स में कब से कब तक? तो 1915 से 1948 ईस्वी तक पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे। आगे देखो बाबू, हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ऑटोबायोग्राफी के मतलब क्या होता है? देखो ऑटो एक ऐसा वर्ड है, ऑटो की हाँ ऑटो के मतलब होता है खुद से या खुद से, मतलब कोई काम अगर ऑटो ही से ही बनता है ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक के हिंदी अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? स्वचालित। स्वचालित मतलब जो खुद से चले, तो वही ऑटो के मतलब होता है खुद, और बाकी जो आगे वर्ड आएगा उस पर ही निर्भर करेगा। जैसे ऑटोमेटिक मशीन के मतलब हो गया खुद से चलने वाला यंत्र। तो यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी है, इसका मतलब क्या होगा? ऑटोबायोग्राफी के ऑटो माने खुद से, और बायोग्राफी मतलब वही जीवनी, जो खुद के बारे में खुद से अपने जीवनी खुद लिखे, उसी को हम लोग ऑटोबायोग्राफी करते हैं। याद रखना महात्मा गांधी भी लिखे थे एक ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम क्या था बाबू? माई एक्सपेरिमेंट। तो नाम था माई एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये क्या था इनका? तो ये था इनका ऑटोबायोग्राफी। क्या था? ऑटोबायोग्राफी था। आप उसको भी करा कि ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फेनेटिक। फेनेटिक मतलब कट्टरपंथी। कट्टरपंथी समझते हो? सन की एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम था नाथुन राम गोडसे। कह रहा है कि इनको मार दिया गया किसके द्वारा? तो एक कट्टरपंथी एक सन की व्यक्ति के हैंड से मार दिया गया, मतलब उसके हाथों मारा गया। उनके हाथों से जो है ना इनको मार दिया गया। किनको? कब मारा गया बाबू? तो ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक सन की व्यक्ति के हाथों इनको मार दिया गया। किनको? कब इनका मृत्यु हुआ? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। इसके बाद बताया है कि हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इनका जो ऑटोबायोग्राफी है, खुद से लिखा हुआ जो आत्मकथा है, उसको जो है उसका नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स। और भी कई वो आर्टिकल्स लिखे और भी कई जो है ना वो किताबें लिखे। ही रोट फॉर यंग इंडिया, युवा भारत के लिए और भी कई किताबें लिखे। एगो तो ये आत्मकथा लिखे खुद के लिए, खुद के बारे में, लेकिन और भी यंग इंडिया के लिए। यंग इंडिया का मतलब होता है युवा भारत। युवा भारत के लिए और भी किताबें लिखे हैं। कौन? महात्मा गांधी। एंड द स्पीचेस। इतना ही नहीं, किताब तो लिखे ही हैं
स्पीच भी दिए हैं। स्पीच यानी कि भाषण भी दिए हैं, स्पीच भी दिए हैं, और दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन। कह रहा है कि भाषण भी ढेर सारा दिए हैं डिफरेंट ओकेजन पर। डिफरेंट मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के जो अवसर है उस पर ही स्पीच दिए हैं। रिवेल हिम नॉट ओनली एज ए ओरिजिनल थिंकर, वही जो स्पीच है वो इनको प्रकट कर दिया, न केवल ओरिजिनल थिंकर के रूप में, एक वास्तविक विचारक के रूप में, बल्कि बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ कास्ट, एक आडंबर रहित व्यक्ति के रूप में इनको उभार दिया। पहले बात को समझो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी युवा भारत के लिए ढेर सारा किताब लिखे और स्पीच भी दिए। और स्पीच में इनका ऐसा दम होता था कि जो भी व्यक्ति बैठा हुआ जो वहां रहता था, जो सुनता था, खास करके जो अंग्रेजों के खिलाफ जो ये बात बोलते थे, इसमें होता क्या था कि ऐसा बात छिपा हुआ रहता था कि जो भी लोग सुनते थे इस बात को, वे लोग जो है ना एकदम जुनून से भर जाते थे। तो वही स्पीच इनको क्या बना दिया, तो एक आडंबर रहित व्यक्ति बना दिया। आडंबर रहित के मतलब ये समझो कि इनके अंदर कोई वैसी जो है ना निगेटिव चीज नहीं था, दिखावा नहीं था, जो भी था शुद्ध था, और उसको इन्होंने दिखलाने की कोशिश की। कौन? महात्मा गांधी बहुत सारा स्पीच दिया, वही स्पीच इनको न केवल वास्तविक विचारक बल्कि कि इनको एक आडंबर रहित व्यक्ति बना दिया। इडियो जो है उभरे। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, इन सभी एक्सट्रैक्ट के बीच, एक्सट्रैक्ट मतलब निचोड़ होता है, इतना जैसे कि स्पीच दिए, ढेर सारा किताब लिखे, इन सबों में एक है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी इसमें बात करते हैं, क्या चीज के बारे में बात करते हैं, तो साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। साउंड फाउंडेशन का मतलब होता है बुनियाद। बुनियाद का मतलब हुआ कि किस तरह से हमारी सभ्यता और संस्कृति का निर्माण हुआ, किस तरह से जो है इसका बनावट हुआ, किस तरह से बनाया गया, उसके बारे में बातचीत करते हैं इसमें, इस चैप्टर में, जिसका नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन व्हिच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो समय के अनुसार जो है मतलब अपनी अस्तित्व को बनाए हुए है। जो टाइम द वेस्टर्न सिविलाइजेशन व्हिच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन। इसमें बताया गया है कि जो वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब पश्चिमी देश की जो सभ्यता है, वो मेटेरियलिटी पर ज्यादा ध्यान देता है। मेटेरियलिटी का मतलब भौतिकवाद कहो, भौतिकवाद के मतलब कि एक से एक चीजों का आविष्कार करना, एक से एक चीजों को बनाना, ये सब पर विश्वास करता है। लेकिन हमारा देश, आज हम लोग भले इतना आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जिस समय बता रहे हैं उस समय हमारे जब पूर्वज लोग जो थे, उस समय की बात अगर देखा जाए तो ऐसा पाया जाता है कि हमारे जो पूर्वज लोग थे, जितना आज हम लोग आगे बढ़ गए हैं, मशीन का आविष्कार कर रहे हैं, मशीन का सहारा ले रहे हैं, उतना उस समय नहीं था। हाँ, अदर कंट्री में था। तो वही कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न कंट्री के जो लोग हैं, जो इतना ज़्यादा जो है ना मटेरियलिज्म हो गए हैं, उसको, उसकी सभ्यता को हमारा सभ्यता से किसी भी तरह से मैच नहीं किया जा सकता, मतलब कि मिलाया नहीं जा सकता। मैं द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मोरल बीइंग, हमारी सभ्यता मोरल बनाता है हमको। मोरल मतलब नैतिक सभ्य बनाता है। सभ्य होने के लिए, सभ्य बनने के लिए हमारी सभ्यता सिखाता है, जबकि वेस्टर्न कंट्री के जो लोग हैं ना, उनकी सभ्यता मोरलिटी पर आधारित नहीं है। यही बात बता रहे हैं महात्मा गांधी। तो चलो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव 3 4 5 को बन गया, इसको देख लेना। बताओ कौन लिखे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को? कौन लिखे? महात्मा गांधी का पूरा नाम? महात्मा गांधी का पूरा नाम बताओ। इनका जन्म कब हुआ? 1869 1948। लोकप्रियता से लोग इनको क्या कहते थे? बापू और द फादर ऑफ द नेशन। बताओ एक्टिव रहे पॉलिटिक्स में कब से कब तक? 1915 से 1948 तक। बताओ इनको एक ऑटोबायोग्राफी के नाम बताओ जिसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और एक चीज और याद रखना, ये बिलीव करते थे, विश्वास करते थे क्या चीज में? नॉन वायलेंस। तो
ये विश्वास करते थे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस में। क्या चीज विश्वास करते थे? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस में। इतना चीज को जो है ना याद रखना है। चलो एक बार फिर से बताओ, कौन लिखे इंडियन सिविलाइजेशन? महात्मा गांधी। कौन लिखे? बताओ पूरा नाम क्या था इनको? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था पूरा? मोहनदास करमचंद गांधी। बताओ जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ? 1869 में जन्म, मृत्यु हो गया 1948 में। बताओ लोकप्रियता से किस नाम से जाने जाते थे? बापू और द फादर ऑफ द नेशन। क्या चीज के नाम से? बताओ एक्टिव रहे पॉलिटिक्स में कब से कब तक? 1915 से 1900। अब बताओ एक ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और ये विश्वास करते थे क्या चीज में? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस में। यही ट्रूथ और नॉन वायलेंस को इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में यूज किया और भारत को आजादी दिलाने का काम किया। तो बोलो इतना याद रहेगा कि नहीं? एक बार खाली और रिपीट करवा देते हैं बस। बताओ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखे? महात्मा गांधी। पूरा नाम? मोहनदास करमचंद गांधी। बताओ जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ? 1869 में जन्म, मृत्यु याद रखना। मृत्यु जो है हमारा देश आजाद होने के याद रखना। बताओ इनको लोकप्रियता से क्या नाम से जाने जाते हैं? बापू और द फादर ऑफ द नेशन। बहुत अच्छा। और पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे कब से कब तक? 1915 से 1948 तक। अब बताओ ऑटोबायोग्राफी के नाम? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। और बताओ ये विश्वास करते थे क्या चीज में? ट्रूथ है। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलो तो ये जो था ये महात्मा गांधी से संबंधित बात था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, इसीलिए इसको जो है पहले ही बता दिया गया। अब हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे को। चलो ध्यान से देखना बाबू। पहला पैराग्राफ सब कोई देखेंगे। स्क्रीनशॉट करना। पहला पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे सब लोग। कह रहा है कि आई बिलीव। देखो पहला पैराग्राफ, आई बिलीव दैट। तुम सोचो यहाँ पर हिंदी क्या होना चाहिए? आई बिलीव के हिंदी क्या होना चाहिए? देखो रटन विद्या नहीं, जो भी चीज है एकदम ग्रामेटिकली चीज जो यूज किया गया है उसके आधार पर पढ़ो। और तुम लोग को पढ़ाया है सारा चीज, बस खाली ध्यान से समझो। तुमको हम बताएं कि जहां भी बाबू V1 या V5 रहे उसका हिंदी लेकर के कहाँ चला जाना है? ता है, ती है, ते है में लेकर के चला जाना है। तो बताओ ये बिलीव V1 नहीं है तो क्या है? बताओ V1 है तो हिंदी कहाँ जाना चाहिए? तो हिंदी करो क्या होगा? मैं विश्वास करता हूँ। कौन कर रहे हैं इस बात को? गांधी जी। गांधी जी का कहना है कि मैं विश्वास करता हूँ, आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ कि सिविलाइजेशन इंडिया है जी भोल। अब बताओ सिविलाइजेशन इंडिया है जी भोल, हैज के बाद भी क्रिया कौन टेंस है? बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट पहचान उसको बताए थे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, बताए थे कि नहीं? तो हिंदी क्या होना चाहिए? महात्मा गांधी कह रहा है कि मैं विश्वास करता हूँ कि भारतीय सभ्यता, भारत का सभ्यता जो है वो विकास कर चुका है। भोल का मतलब होता है विकास कर जाना। विकास कर चुका है, इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। इसको पूरे विश्व में बीटेन नहीं किया जा सकता। आप बताओ बीटेन नहीं किया जा सकता है मतलब खत्म। बीट ऐसे बीट माने पीटना होता है। तो बताओ सभ्यता पीटे की चीज है। यहाँ ये समझो ना कि पराजित नहीं किया जा सकता या पराजित नहीं हो सकता। आगे देखो बाबू, इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में भारत का सभ्यता जो विकास कर गया ना, इसको पूरे विश्व में ये पराजित नहीं हो सकता है। इसको विश्व में पराजित नहीं होने वाला है, पराजित नहीं होगा। आगे देखो, नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर। महात्मा गांधी का कहना है कि जो बीज हमारे पूर्वजों ने यहाँ बो दिया, क्या चीज का बीज? सभ्यता और संस्कृति का बीज बो दिए। कहा कि नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी बराबर नहीं किया जा सकता है, कुछ भी बराबर नहीं किया जा सकता है। क्या चीज का? तो द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, बीज जो हमारे पूर्वजों ने यहाँ सोन करके चल गया, जो बो करके चल गए हैं, उसका तुलना ये
दुनिया का कोई सभ्यता और संस्कृति नहीं कर सकता। कौन बोल रहे हैं इस बात को? महात्मा गांधी। और आगे देखो, रोम वेंट, कहे कि रोम वेंट, रोम चला गया, रोम चला गया, रोम एक कंट्री, बताओ कंट्री चला गया तो क्या चला गया? हाँ, वही तो बता रहे हैं महात्मा गांधी कि रोम की सभ्यता चली गई, रोम की सभ्यता चली गई। और क्या हुआ? तो ग्रीस शेयर्ड, और ग्रीस की सभ्यता भी शेयर्ड हो गया। शेयर्ड हो गया मतलब बट गया, तीतर बीतर हो गया। सोचो, रोम का सभ्यता चला गया, ग्रीस की सभ्यता तीतर बीतर हो गई, और क्या हुआ? शेयर्ड द सेम फेट, उसी दुर्गति में जो है ना, मतलब ग्रीस की सभ्यता भी बट गया। द माइट ऑफ द फरोज, और मिस्र के शासक की जो शक्ति था वाज ब्रोकन, शक्ति उसका छीन हो गया। ये देख करके कि हमारी सभ्यता और संस्कृति लंबे समय तक नहीं टिक पाया। क्यों नहीं टिक पाया? क्योंकि वे लोग, उनके पूर्वज खुद से सभ्यता और संस्कृति नहीं बनाए थे, खुद से सभ्यता और संस्कृति नहीं बनाए थे। वो कहीं से नकल किए हुए थे कि कैसा रहन सहन हम लोग को होना चाहिए, कैसा खान पान होना चाहिए, कैसा वस्त्र पहनना चाहिए, कैसा बात विचार होना चाहिए, कैसे समाज में रहना चाहिए। ये उन लोग खुद से नहीं बनाए थे। मिस्र हो गया या फिर रोम हो गया, ग्रीस हो गया, यहाँ के लोग जो थे ना, वो नकल किए हुए थे दूसरे कंट्री से, सभ्यता और संस्कृति से, जिसकी वजह से इनकी सभ्यता ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया, क्योंकि नकल की हुई चीजें ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाता। आगे देखो बाबू, कहे कि जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, और जापानों की वही स्थिति है कि वो वेस्टर्नाइज हो गया है। वेस्टर्नाइज का मतलब हो जाएगा पश्चिमोत्तर। जो स्थिति पश्चिमी देश की लोगों की सभ्यता की है, वही देश में, वही जो है ना स्थिति में जापान की भी सभ्यता और संस्कृति पूरी तरह से क्या हो गया? वेस्टर्नाइज हो गया। आगे देखो बाबू, चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन कह रहा है इस बात को? बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी तक, लेकिन भारत अभी तक somehow India is still somehow or other sound at the foundation, मतलब अभी तक अपनी है ना बुनियाद को बनाए हुए हैं। The people of Europe learn their lesson from the writing of the men of Greece और Rome। यूरोप के लोग अपने सभ्यता और संस्कृति खुद से नहीं बनाए थे, वो लर्न किए थे। लर्न किए थे मतलब सीखे थे। कहाँ के लोगों के द्वारा लिखा हुआ सभ्यता और संस्कृति से सीखे थे? तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ग्रीस और रोम। यूरोप के लोग सभ्यता और संस्कृति का पाठ कहाँ से पढ़े? ग्रीस और रोम के लोगों से पढ़े। और क्या? बीच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो ज्यादा लंबे समय तक अपनी ग्लोरी को नहीं बना सका, बनाए नहीं रख सका, अपनी सुंदरता को लंबे समय तक नहीं बनाए रखा। क्यों? क्योंकि दूसरे जगह से इन लोग क्या किए थे? नकल किए हुए थे। और हमारी सभ्यता कहीं से नकल की हुई नहीं थी। हमारी सभ्यता पूरी तरह से हमारे पूर्वजों ने सोच करके, विचार करके सभ्यता और संस्कृति का निर्माण किया था। आगे देखो बाबू, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उन लोगों से, उन चीजों से, उन सभ्यताओं संस्कृतियों से सीखने के बाद जो है ना, हम लोग को ऐसा लगता है द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। यूरोप के लोग इस बात से परिचित थे कि जो भी हम लोग को, जो ग्रीस और रोम से हम लोग नकल कर रहे हैं सभ्यता और संस्कृति को, अगर उसमें कुछ मिस्टेक दिखाई देंगे, कुछ कमियां दिखाई देंगे, तो उसको हम लोग अवॉइड कर देंगे। अवॉइड कर देंगे मतलब क्या करेंगे? उसको टाल देंगे, उसको हटा देंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, यही उन सबों का पिटिएबल कंडीशन। पिटिएबल कंडीशन के मतलब दयनीय स्थिति। किनका? यूरोपीय कंट्री के लोगों को, है ना, जैसे रोम बताएं, ग्रीस, चाइना, इस सब का यही स्थिति है। लेकिन इन सबों के बीच में भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति को बरकरार रखा है। क्यों बरकरार रखा है? क्योंकि यहाँ के पूर्वज खुद सोच विचार करके यहाँ सभ्यता और संस्कृति का निर्माण किए थे, और इसीलिए हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है क्षय नहीं हुआ उस समय तक, जिस समय महात्मा गांधी इन सब बातों को बता रहे थे। हालांकि आज जो है हम लोग पूरी तरह से चेंज हो गए। अगर मॉडर्न की बात किया जाए
तो हम लोग भी पूरी तरह से वेस्टर्नाइज हो गए। हाँ, मतलब खान पान से लेकर के वस्त्र वगैरह से लेकर के सारा चीज में पूरी तरह से हम लोगों के अंदर बदलाव हो गया। अब देखो बाबू आगे पैराग्राफ 2 देखा जाए। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। भारत की सभ्यता और संस्कृति जो है ना, इंडिया का जो अवशेष है, रिमेन्स जो है इमूवेबल है। इमूवेबल के मतलब अचल, अचल के मतलब स्थिर। भारत की सभ्यता और संस्कृति क्या है? स्थिर है, अचल है, इधर उधर होने वाला। लेकिन वही अगर देखा जाए यूरोपीय कंट्री के लोगों को, तो उनकी सभ्यता और संस्कृति ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया। उनकी सभ्यता और संस्कृति क्या होगा? खत्म हो गया, समय के साथ बदल गया। आगे देखो बाबू, दैट इज हर ग्लोरी। भारत की यही तो सुंदरता है। भारत की सुंदरता क्या है? व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कह सकते हो कि सभ्यता और संस्कृति क्या है? इमूवेबल है। इमूवेबल मतलब नहीं बदलने वाला। अब देखो, इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया। अब है बात ये है कि यूरोप के लोग या और भी अदर कंट्री के लोग अपना स्थिति को नहीं देख रहा है, और ऊपर भारत, मतलब वो जान रहा है कि हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपेयर नहीं कर सकते तो कम से कम उसका शिकायत किया जाए। यूरोप के लोग देखो भारत को क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ एक दोषारोपण। भारत के खिलाफ एक दोषारोपण क्या है? देखो यूरोप के लोग या और भी अदर कंट्री के लोग क्या बोलते हैं भारत को? कहते हैं कि इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड। तो हम ही लोग को ऊपर आरोप लगा कि भारत के लोग इतने अनसिविलाइज्ड हैं, मतलब इतने असभ्य हैं, और क्या इग्नोरेंट एंड स्टोली, मतलब इतने हठी, इतने जिद्दी, इतने असभ्य हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एनी चेंज। इतने असभ्य हैं कि कुछ भी कर दो, कितनों प्रेरित करो, ये बदलने का नाम नहीं लेते हैं। ये कौन बात को बोल रहा है बाबू? अरे भाई, महात्मा गांधी तो बोल ही रहे हैं। हमारे ऊपर चार्ज कौन लगा रहा है? यूरोपीय कंट्रीज के लोग कह रहे हैं कि भारत के लोग इतने हठी हैं, इतने जिद्दी हैं, इतने असभ्य हैं कि कितनों इनको जो है ना प्रेरित करो, ये बदलने का नाम नहीं ले। अब देखो बाबू आगे, इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। तब महात्मा गांधी कहेंगे ठीक है, तुम चार्ज लगाओ, दोषारोपण लगाना सही बात है, लेकिन तुम सभ्यता और संस्कृति के बारे में दोषारोपण नहीं लगा सकते, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति हमारा जबरदस्त सभ्यता और संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने सोच करके, विचार करके सभ्यता संस्कृति का निर्माण किया है। और हाँ, तुमको दोषारोपण करना है तो दोषारोपण करो। किस पर? देखो कर रहे हैं अगेंस्ट आवर मेरिट। हाँ, इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। उनको कहना इस बात पर सही होगा कि वो मेरिट पर कहे, मेरिट गुण। तुम ये कह सकते हो कि तुम पढ़ाई लिखाई तुम्हारे देश के लोग नहीं करते हैं, अच्छा वैज्ञानिक नहीं बन रहे, इस पर तुम कहेगा तो चलेगा, लेकिन सभ्यता और संस्कृति पर तुम बोलोगे तो इसका मतलब कि तुम जो है ना एक तरह से गलत भावना से तुम देख रहे हो इंडिया को। ये बात बता रहे हैं। आगे देखो बाबू, व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड। महात्मा गांधी कहना कि जो भी चीज मैंने टेस्टेड किया, जांचा, परीक्षण किया, और जो मैंने पाया तो क्या हुआ? ट्रू, जो भी सच्चाई मैंने पाया अपने अनुभव के आधार पर, वी डेयर नॉट चेंज, हम लोग बदलने का साहस नहीं किए। महात्मा गांधी कहते हैं कि हम कई कंट्रीज के सभ्यता और संस्कृति के बारे में जब हम जाने, उसके बारे में पढ़े, जानकारी प्राप्त हुआ, तो हमें लगा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति में किसी भी प्रकार के बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आगे देखो बाबू, वी डेयर नॉट चेंज, मेनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया। भारत के ऊपर बहुत सारे लोग जो है ना एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं। एंड शी रिमेन्स स्टडी, और हमारी जो सभ्यता है वो स्टडी है। स्टडी मतलब वही अपरिवर्तित है, स्थिर है। दिस इज हर ब्यूटी, और यही भारत की क्या है? सुंदरता है। यही भारत की क्या है? भारत की सुंदरता ये है कि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति क्या है? अचल है, स्टडी है, इमूवेबल है। यही भारत की क्या है? सुंदरता है। चलो आगे देखो बाबू, कह रहा है कि इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप। यह हमारी
आशा की किरण है। यही कह सकते हो कि आशा का क्या है, एक निहाई है, एक एंकर है। एक सीट एंकर का मतलब वही जो है ना रक्षा करने वाला। आगे देखो बाबू, फिर कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि सभ्यता वह व्यवहार व आचरण है। पूछता है तुम लोग को फाइनल एग्जाम में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पूछता कि सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर क्या है। तो कह रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता वह व्यवहार आचरण है विद पॉइंट्स ऑफ, पॉइंट ऑफ का मतलब आगे बढ़ाना, अग्रसर करना। सभ्यता वह व्यवहार आचरण है जो आदमी को, मैन को आगे बढ़ाता है चलने के लिए। कहां? द पथ ऑफ ड्यूटी। द पथ ऑफ ड्यूटी का मतलब कर्तव्य के रास्ता पर चलने के लिए जो सिखलाता है वही सिविलाइजेशन। कर्तव्य के रास्ता मतलब ये समझो कि हम मानव हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या कर्म करना चाहिए, इसको जो दिखलाने का काम करता है उसको हम लोग सिविलाइजेशन का। आगे देखो, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, और जो कर्तव्य को परफॉर्मेंस मतलब वही प्रदर्शन करने के लिए सिखलाता है, पालन करने के लिए सिखलाता है ना, उसी को हम लोग सिविलाइजेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेंस मोरालिटी कन्वर्टिबल टर्म्स टू ऑब्जर्व मोरालिटी टू अटेन मिस्ट्री ओवर आवर माइंड्स एंड पैशन। सभ्यता संस्कृति से परिपूर्ण होने के मतलब कि हम लोग जो है ना लक्ष्य को प्राप्ति करें, हमें जो मनुष्य को क्या कर्तव्य होता है उस राह पर हम लोग चलें, और इसको चलने का जो सिखलाता है उसी को हम लोग सिविलाइजेशन कहते हैं। आगे देखो बाबू, सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, इसलिए जो है ना हम लोग खुद से जानना चाहते हैं, जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। महात्मा गांधी रहने वाले कहाँ के थे? गुजरात के। उनका कहना है कि गुजराती लोग ही समझते हैं कि सिविलाइजेशन मीन गुड कंडक्ट। सभ्यता का मतलब क्या? गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट का मतलब अच्छा व्यवहार या आचरण, ये मानते हैं। कहाँ के लोग? जापान के लोग ना, गुजरात के लोग। आगे देखिए बाबू, कह रहा है कि इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, महात्मा गांधी का कहना है कि जितना भी ऊपर हम बात बोले, अगर यह परिभाषा हमारे सभ्यता और संस्कृति के लिए अच्छा लगा, अच्छा है, सही है, तो देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जो भारत के ढेर सारे राइटर जो यहाँ बीज बो करके चले गए, बहुत अच्छे अच्छे बात लिख करके चले गए, भारत के सभ्यता और संस्कृति के बारे में बता करके चले गए, उससे क्या है? तो हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। उसको पढ़ने के बाद जो हमारे राइटर्स लोग लिख करके चले गए, हमारे पूर्व लोग सभ्यता और संस्कृति के बारे में बता करके चले गए, निर्माण करके चले गए, इससे हम लोग जब उससे जो है ना परिचित होते हैं तो हम लोग को अंतरात्मा जागता है, हम लोग को ऐसा लगता है कि अब हम लोग को किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सभ्यता वैसा ही है जैसा होना चाहिए। आगे देखो बाबू, कह रहा है कि नथिंग लर्न फ्रॉम एनीबॉडी, मतलब किसी से भी हम लोगों को सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज एज, और यह वैसा ही है, इट शुड बी, जैसा इसे होना चाहिए। हमारी सभ्यता और संस्कृति हम लोग के लिए वैसा ही है जैसा इसको होना चाहिए। आगे देखो बाबू 6 में 5 देखो 5, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि देखो जब मनुष्य हो, मानव हो, तो तुम्हें विभिन्न प्रकार के चीजों को देखना होगा। इंसान को जो है माइंड के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वी नोटिस दैट, हम लोग पाते हैं, हम लोग देखते हैं कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। हम लोग देखते हैं, हम लोग विचार करते हैं, हम लोग ऐसा पाते हैं कि हम लोग को जो दिमाग है वो एक बेचैन पक्षी की तरह। अब क्यों कह रहे हैं बेचैन पक्षी की तरह? तो आगे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट। जितना अधिक यह पाता है उतना ही अधिक चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी इसका जो अवशेष है वो अनसेटिस्फाइड रहता है। अनसेटिस्फाइड के मतलब असंतुष्ट रहता है, ये कहना है महात्मा गांधी का। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम। कह रहा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग पैशंस में, माने ये कहो कि एक प्रकार से जो है ना उस प्रकार के कामों में अपने आप को लीन हो जाते हैं, उतना ही हम लोग अनब्राइडल्ड हो जाते हैं। अनब्राइडल का मतलब होता है बेलगाम हो जाना। अनब्राइडल के मतलब हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा इन सब खुशी चीजों में, आरामदायक चीजों में लिप्त होते हैं,
उतना ही हम लोग बेलगाम हो जाते हैं। आगे देखो बाबू, अनब्राइडल स्टिल रिमेन्स दे बिकम आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट ए लिमिट। हमारे पूर्वज जो थे इस प्रकार से एक लिमिट सेट कर दिए थे। लिमिट मतलब वही सीमा सेट कर दिए थे कि देखो कितनों काम करो, आराम जरूरी है लेकिन हद से ज्यादा आराम जरूरी। मान लो ज्यादा थक गए हो तो थोड़ा रेस्ट करो, जरूरी है रेस्ट करना, लेकिन ये ना कि दिन भर हम एसी में बैठल रहे, ये आराम करना उचित। इससे होगा क्या कि जितना ही अगर 1 से 2 दिन 3 दिन तुम उसमें लिप्त हो जाओगे ना तो आलस हो जाएगा और तुमको रहा नहीं जाएगा, फिर बार बार वही रहने के लिए तुम बेचैन रहोगे। इसीलिए हमारे पूर्वज लोग बहुत चीजों का अनुभव किए थे। उन लोगों ने इस चीज को सोच करके उन्होंने क्या किया कि एक आराम करने का भी लिमिट सेट कर दिया कि आराम करो लेकिन थोड़ा सा जो है ना काम करो। काम में अगर ज्यादा थक गए तो आराम करो, जरूरी है, लेकिन आराम करने का मतलब ये नहीं कि 4 घंटा काम करो और 4 घंटा आराम करो। ऐसा आराम नहीं, ऐसा आराम नहीं, आराम है। ऐसा कहना था महात्मा गांधी। आगे देखो बाबू, have shown has nothing to learn from anybody else। Our ancestors therefore set a limit to our indulgence। They saw that, वे लोग देखे थे हमारे पूर्वज लोग क्यों लिमिट सेट किए थे आराम करने के लिए। ज्यादा आराम मत करो, कम समय तक आराम करो। क्यों? क्योंकि वे लोग देखे थे कि हैप्पीनेस वाज लार्जली मेंटल कंडीशन। वे लोग देखे थे कि जो खुशी है, आराम है, भोग विलास है, ज्यादा इसमें लिप्त हो जाओगे तो तुम ग्रसित हो जाओगे मेंटल कंडीशन से। मानसिक जो स्थिति है वो तुम्हारा क्या होगा, उथल पुथल हो जाएगा। हमारे पूर्वजों का कहना था कि कहीं भी बैठ करके तुम आराम मत करो, कहीं भी ज्यादा आराम न करो। ऐसा करोगे, मान लो सोए रह रहे हो 7-8 घंटा 9 घंटा, तो ये आराम नहीं कहा जाएगा, ये तुम्हारे लाइफ के लिए हानिकारक है। इसलिए हानिकारक है कि तुम सोए रहोगे, हाथ पैर को यूज नहीं करोगे, एक्टिव नहीं रहोगे, कोई काम नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम जो है लेजी हो जाओगे, और लेजी हो जाओगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। महात्मा गांधी कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि पूर्वज लोग, हमारे पूर्वज लोग जो थे इनके पास शक्ति नहीं था, इनके पास एनर्जी नहीं था, सारा चीज था। और ऐसा भी नहीं था कि पढ़े लिखे लोग नहीं थे लेकिन चाह करके भी आविष्कार नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते थे कि जिस दिन हम लोग मशीन का आविष्कार कर देंगे उसी दिन हम लोग लेजी हो जाएंगे, उसी दिन हम लोग क्या होंगे, आलसी हो जाएंगे, और आलसी हो जाएंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए देखो पूर्वज लोग जो थे, तुम लोग भी सुना होगा, दादा परदादा 100+ इनका उम्र होता था, रहता था कि नहीं? तो क्यों, कभी ऐसा सोचा है कि क्यों ऐसा होता था? इसलिए कि उन लोग ज्यादा से ज्यादा अपना बॉडी को यूज करते थे। कोई भी काम करना रहता था तो बॉडी का सहारा लेते थे, और बॉडी का सहारा लेते थे जिनसे उनका पूरा जो शरीर था एकदम जो है मतलब बीमारी से जो है ना छुटकारा पाए हुए रहता था। किसी प्रकार की बीमारी को लोग काम कर करके पसीना बहा करके जो है ना ठीक कर देते थे। और इसीलिए पुराने जो पूर्वज लोग जो थे वो क्या था, सुना होगा कि बताओ 60-60, 70-70 किलोमीटर तक पैदल चलते थे। बताओ आज के लोगों को संभव है? नहीं है संभव। आज के लोगों को 4 व्हीलर भी है तो भी दूर लग रहा है, नहीं लग रहा है, सोचो। तो वही चीज हो गया बाबू, हमारी सभ्यता और संस्कृति बहुत बदलाव हो गया। पहले सुनो, 1-2 लाइन और है, सुनो सुनो सुनो। तो कह रहा है कि kind of cottage dissuaded us from luxury and pleasure. We have managed with the same kind of plough that existed thousands of years ago. हम लोग अभी तक बचाए हुए हैं जो हजारों वर्ष पहले खेत जोतने की प्रथा थी। क्या चीज से? हल बैल से। अभी तक जो हजारों वर्ष पहले होता था, अभी तक हम लोग बरकरार रखे हैं। We have retained the same kind of cottages, और अभी तक हम लोग ऐसा कुटिया भी बना करके रखे हैं जो पहले लोग रहते थे। कॉटेज, हाँ, we had in former times, जो पुराने जमाने में ऐसा होता था, and our indigenous education remained the same as before। और शिक्षा भी जो बहुत पहले होता था वो आज भी ऐसा देखने को मिलता है। We have had no system of life corroding competition। सुनो ध्यान से, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का कहना है कि हमारे युग में लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन नहीं था।
जिंदगी को बर्बाद कर देने वाला प्रतियोगिता नहीं था उस समय। आज जिंदगी को कैसे बर्बाद करने वाला प्रतियोगिता जो है, तो इसलिए कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ा मशीनरी लिया, मशीनरी चीज, जैसे मान लो कोई गाड़ी लिया, जैसे मान लो कोई जेसीबी लिया, आप बताओ उसी को देख करके अगला जो प्रेरित होगा वही सोचेगा हम भी लें, वो सोचेगा कि हम भी लें, और ऐसी कर करके जो काम वो आदमी को हाथ पैर से करना चाहिए उसको ना करके क्या करेगा, मशीन का सहारा लेगा। तो ये क्या है, वो प्रतियोगिता, वो भी कैसा प्रतियोगिता, लाइफ प्रोडिंग कंपटीशन है, लाइफ को नष्ट करने वाला ये प्रतियोगिता है। इस समय की प्रतियोगिता उस समय नहीं थी। किस समय, हमारे पूर्वजों के जमाने में। आगे देखो बाबू, कह रहा है कि each followed his own occupation और read and charged irregular wage। प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना पेशा में लगा हुआ रहता था उस समय, खुद से हाथ पैर यूज करके काम करते थे, उन्हें रेगुलर वेज मिलता था। वेज यानी वेजेज, प्रतिदिन में मजदूरी मिलता था इसके बदले में। इट वॉज नॉट दैट, ऐसा नहीं था कि वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वे लोग मशीन का आविष्कार नहीं कर सकते थे, सब जानते थे। लेकिन क्या था, बट आवर फोरफादर न्यू, क्योंकि लेकिन हमारे पूर्वज लोग जानते थे कि दैट इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग, कि अगर हम लोग दिल और दिमाग ऐसे वस्तुओं में सेट कर देंगे तो क्या होगा, सच थिंग वी वुड बिकम स्लेव्स, हम लोग आलसी हो जाएंगे, हम लोग सुस्त हो जाएंगे, एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, अपना जो नैतिकता है उसको हम लोग खो देंगे। दे देयरफॉर आफ्टर दे ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड only do what we could do with our hands and feet। इसीलिए वे लोग डिसाइड करते थे, निर्णय किए हुए रहते थे कि हम लोग वही काम को करेंगे जो खुद अपने कर सकते हैं। क्या, जिसे हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैर से कर पाएंगे वही काम को करेंगे। और क्या, दे saw that, वे लोग देखे थे कि our real happiness of death consisted in proper use of our hands and feet। हमारे पूर्वज लोगों का कहना था कि हमारा हेल्थ तभी बरकरार रह सकता है जब हम लोग खुद क्या करेंगे, हाथ और पैर को यूज करके कोई काम। इसी तरह से 6 पैराग्राफ तक जो है खत्म हो गया है। 7 से हम लोग अगला क्लास में चलेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी